हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी सिक्स्थ क्लास जिसमें सिविक्स का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, विविधता एवं भेदभाव। लास्ट रीडिंग जो हमने की थी उसमें हमने काफ़ी तरह की जो असमानताएं हमारे आसपास मौजूद हैं उनके बारे में हमने जाना। फिर हमने असमानता और भेदभाव के बारे में जाना कि भेदभाव तब होता है जब लोग क्या करते हैं, जब लोग रूढ़िबद्ध या पूर्वाग्रहों के आधार पर, रूढ़िबद्ध धारणा या पूर्वाग्रह के आधार पर किसी के साथ व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो वो भेदभाव का रूप धारण कर लेता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम अब तक सारी रीडिंग कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है भेदभाव का सामना करने पर। मतलब जब लोग भेदभाव का सामना करते हैं ना, तब उनके साथ क्या होता है। ठीक है, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। मतलब आजीविका क्या है, रोजी रोटी चलाने के लिए हर रोज़ उन्हें अच्छे से खाना मिल जाए, हर रोज़ का उन्हें मतलब जो खाना पीना है वो मिल जाए, तो उसके लिए हम सब लोग क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी। बढ़ईगिरी का मतलब क्या होता है, बढ़ईगिरी का मतलब होता है बेटा लकड़ी का काम। ठीक है, खेती एवं बुनाई इत्यादि बहुत सारे काम हैं। अपने आसपास देख लो कितने सारे काम हैं। तो ये सारे काम क्यों किए जाते हैं, अपनी आजीविका के लिए। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये बात यहाँ पर क्या कहता है कि कई बार कि जो दूसरे काम हैं उनको ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। जैसे यहाँ पर कहा गया सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। अब देखो हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में हमारी सोसाइटी क्या करती है, हम लोग क्या करते हैं, किसी काम को तो बहुत अच्छा मानते हैं, अरे बड़ा अच्छा काम करते तू, डॉक्टर है, अरे बहुत अच्छा काम है भाई, डॉक्टर है तो। लेकिन अगर वही एक दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं म्यूनसिपल जो है नगर पालिका में लगा हुआ हूँ और सफाई करता हूँ, शहर की गलियों की सफाई करता हूँ, अरे चीची कितना गंदा काम करता है। तो ये विचारधारा बड़ी ही गलत है। काम सारे ज़रूरी हैं। अब आप सोच के देखो, अगर कोई सफाई कर्मचारी नहीं होगा, सफाई का काम ही नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो भाई, ठीक है, सफाई के काम करने के लिए कोई लोग ही नहीं होंगे, तो फिर शहर में से गंदगी कहाँ जाएगी। और गंदगी फैला कौन रहा है, वो जो लोग डॉक्टर बने हैं, जो टीचर्स बने हुए हैं, ठीक है, जो बढ़ई है, खेत, जो मतलब जितने दूसरे काम करते हैं, गंदगी हम ही लोग तो फैला रहे हैं। और हमारी ही गंदगी को कौन साफ़ कर रहा है, वो सफाई वाला साफ़ कर रहा है। ठीक है वो जो कटिंग कर रहा है वो हमारे शरीर की जो गंदगी है उसको ही तो साफ उसको दूर कर रहा है। लेकिन हम उनके काम को छोटा मानते हैं, अरे कचरा उठाने का काम करते हैं, ये कोई काम है, अच्छी गलत बात है ये हमारी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, हम सबके मन में सबके काम का महत्व होना चाहिए एक समान। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा या अपवित्र माना जाता है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कितना गंदा काम करता है, अरे ये तो पाप है सफाई करना, तो अपवित्र हो गया, ये तो अपवित्र काम है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। अब ये जो सिस्टम है ना, ये इतना नीचा माना जा रहा है, इस काम को छोटा माना जा रहा है, ये सिर्फ इसके पीछे जो मेन कारण है वो है जाति व्यवस्था। आप देखना विदेशों में, फॉरेन कंट्री में सब जॉब बराबर है। वहाँ पर कोई ऊंचा नीचा नहीं है कि भाई तुम सफाई कर रहे हो तो ये सफाई छोटा काम है, नहीं, सबको इक्वल माना जाता है, हर जॉब इम्पोर्टेंट मानी जाती है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। मतलब पुरानी जो अगर बात करें सिस्टम की, तो उस समय जो जाति व्यवस्था थी ना, उसकी वजह से क्या सिस्टम बना रखा था कि एक जाति नीचे रहेगी, दूसरी जाति ऊपर, फिर उससे भी ऊपर जाति, फिर उससे ये ऐसे ऊपर ऊपर करके एक सीढ़ी बन गई ना, जिसे हम पैडी भी बोल देते हैं देसी भाषा में, लैडर। तो एक सीढ़ी बन गई जाति व्यवस्था की। ठीक है, जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने आप को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा कि हम सबसे उत्कृष्ट हैं, उत्तम है। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया कि ये तो किसी काम के लायक नहीं है। ठीक है, अयोग्य है, ये तो अछूत है। मतलब अछूत उनको कहा जाता था बेटा। ऐसा क्यों माना जाता था, वो कहते थे कि जो ऊंची जाति का खुद को कहते थे, वो कहते थे कि अछूत लोग अगर ये हमें छू लेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे, ऐसा मानते थे। देखो सोच के देखो, जिन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया होगा उनके दिल पे क्या बीतती होगी।
कि हमें समाज का हिस्सा नहीं माना जाता। बहुत ही बुरा हाल था। आगे उदाहरण के लिए अछूत, यहाँ देखो, इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। मतलब जो उनको काम दे रखा ना सिर्फ वही करते थे, उसके अलावा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने का और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकतर हासिल था, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। मतलब क्या किया, जो खुद को ऊंची जाति का बनाते थे उनको बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई थी, लेकिन जिनको वो अछूत कहते थे उन लोगों को इन्होंने वो सारी सुविधाएं लेने नहीं दी। ठीक है, उनको दूर रखा इन सुविधाओं से। यहाँ पर थोड़ा सा एक बीच में टॉपिक है, उससे रिलेटेड वो हम पढ़ते हैं पहले। यहाँ पर एक वर्ड आएगा दलित। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब जिन लोगों का इतने सालों तक शोषण हुआ है, जिनको अछूत की कैटेगरी में रखा गया, कभी नीची जात का कहा गया, समाज से बाहर रखा गया, तो आज उन लोगों ने क्या किया, खुद को एक नाम दे दिया, भाई हम तो दलित हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब अछूत कहने से वो क्या अच्छा फील कर, मतलब क्या शब्द ज़्यादा यूज़ करना अच्छा लगता है उनको, दलित। अब इसका मतलब है जिन्हें दबाया गया। दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। अब ये जो दलित वर्ग बन गया, इसको सरकार ने क्या नाम दे दिया, सरकार ने दे दिया अनुसूचित जाति। ठीक है, तो अनुसूचित जाति के अंदर इनको रखा गया। लेकिन अब देखो, सोच के देखो बेटा, इनके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ। ठीक है, आगे आज के समय में ऐसा नहीं है। बहुत सारी सुविधाएं इनको मतलब सब लोगों को बराबर करने के लिए, सबको इक्वलिटी देने के लिए, इन लोगों को भी ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, इस वर्ग को भी सरकार ने आरक्षण दिया है। ठीक है, ताकि ये भी पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें, सब बराबर हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले पृष्ठ पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में भेदभाव के शिकार हुए। ठीक है, कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग बेटा बड़ी संख्या में क्या हुए, भेदभाव के शिकार हुए। भेदभाव की वजह से उन्हें अत्याचार सहने पड़े। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने अपने जीवन में जो जाति व्यवस्था देखी थी और उसमें भेदभाव जो महसूस किया था, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। मतलब पहला एक्सपीरियंस उनको 9 साल का, क्योंकि पहले तो बच्चे थे, थोड़ी बहुत समझ आई थी 9 साल में जाके, तब उन्होंने देखा। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। मतलब कोरेगांव में गए थे अपने पिता के साथ मिलने के लिए, भाइयों से। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। ये अब वो खुद बता रहे हैं अपनी ज़बान में, पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। मतलब उनकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी थी। ठीक है, आगे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसा कि हिंदुओं में होता ही है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि तुम कौन हो। मतलब जाति के हिसाब से पूछा गया। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भुचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ, मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर
हावी हो गई। मतलब जो पहले इतने अच्छे से बात कर रहा था, जैसे ही उसको उसकी कास्ट पता चली, उसने क्या किया, अपने हाव भाव चेंज कर लिए, घृणा घृणा से भरी नज़रों से देखने लगा। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी नहीं आए थे और न ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी थी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ले ली थी, क्योंकि वे छोटे एज के हैं, ठीक है, और इतनी देर से वेट कर रहे हैं, कोई आया नहीं है, तो छोटे बच्चे तो भी घबरा जाते हैं, ये भी घबरा गए। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। मतलब जितने भी आसपास वहाँ गाड़ी वाले थे, सबको पता चल गया कि भाई ये अछूत है। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। मतलब ये लोगों की सोच थी उस समय कि भाई अगर ये हमारी गाड़ी में बैठ गए तो हमारी गाड़ी अपवित्र हो जाएगी, गंदी हो जाएगी और हम नीचे हो जाएंगे। हम दुगुना किराया देने को तैयार थे कि भाई डबल पैसे ले लो, कोई चक्कर नहीं है। पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं, पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ठीक है, ये कहाँ से लिए गया है? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राइटिंग एंड स्पीचेज खंड 12, संपादन वसंत मून, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, ठीक है, वहाँ से ये टॉपिक लिया गया है। अब एक बार थोड़ा सा इनके बारे में और जानकारी हम ले लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1856 का इनका जीवन काल रहा है, को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता है। अंडरलाइन कीजिए बेटा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। मतलब जो हमारे देश के जितने भी नियम कानून, देश को चलाने का तौर तरीका है ना, वो सारी चीज़ें किसके अंदर है? संविधान के अंदर। और वो संविधान बनाने में सबसे बड़ा रोल जो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, इसीलिए उनको संविधान का पितामह कहा जाता है। ठीक है, आगे डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। मतलब जो शोषण हो रहा था, जो भेदभाव हो रहा था, असमानता दिखाई दे रही थी, उसके लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और हर जाति के लोगों को बराबर लाने का काम किया। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। मतलब जो वो खुद करते थे वही उनके बच्चे करते थे। पहले होता भी सभी जगह ऐसा था, ठीक है, कि जो बाप कर रहा है वही बेटा करेगा, फिर आगे उसका बेटा। आगे उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। मतलब गांव से बाहर रखा जाता था। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। मतलब को कितनी मेहनत की होगी, कितना स्ट्रगल किया होगा ऐसी सिचुएशन में भाई इस बंदे ने। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब सभी लोगों को, अपने वर्ग के लोगों को कहा भी तुम ऐसे रहोगे तो तुम्हारा भला नहीं हो सकता, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाओ। ठीक है, दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा, तुम नौकरियां करो ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। मतलब कि इन लोगों को भी मंदिर में हक मिलना चाहिए, मंदिर में अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि भगवान है भाई, भगवान के दरबार में तो सब बराबर है। ठीक है, ऐसा उन्होंने करने के लिए इन्होंने भी कई नेतृत्व किए आंदोलनों के। आगे उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि वो ऐसे धर्म में भाई देखो, उन्हें ये लग रहा था कि जो जिस धर्म से उनका संबंध है उसमें असमानता दिखाई दे रही थी। हालांकि धर्म के अंदर असमानता नहीं थी, ये असमानताएं जो हैं हिंदू धर्म में, ये लोगों के द्वारा बनाई गई हैं अपने स्वार्थ के लिए। हिंदू धर्म में असमानता नहीं है, मैं ये कहूँगा, लेकिन समानता हिंदू धर्म में लाया कौन? अपने स्वार्थ की वजह से लोग लेकर आए।
ठीक है, ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखा दिया गया कि भाई हाँ ये सब ऐसा है, जाति व्यवस्था है, नीची जाति ऊंची जाति, ऐसा सिस्टम बना के रख दिया भाई। ठीक है, तो उस चीज़ से उन्होंने देखा कि भाई कोई ऐसा धर्म देखूँ मैं तो जिसमें सब समान हो, कोई ऊंचा नीचा नहीं, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की। तो देखो ये है इंट्रोडक्शन इनके बारे में। ठीक है, आगे रीडिंग करते हैं। कल्पना करके देखिए यह कितना मुश्किल होगा। अब ये जो हमने ये सारा वृत्तांत पढ़ा, उसके बावजूद आगे कहता है कि कल्पना करके देखें कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न दे पीने दे, मतलब पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता था, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान से भी नहीं मिलने देता था जो दूसरों को मिलता था। मतलब देखो भी सुविधाओं से तो वंचित थे ही, उसके अलावा सम्मान नहीं दिया मिलता था, इज्जत नहीं देते थे लोग। ठीक है, आज परिवर्तन हुआ है, बहुत सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने में आ जाती हैं जहां फिर हमें शर्मसार होना पड़ता है कि भाई देखो आज के समय में भी जाति व्यवस्था, आज के समय में भी लोग ऐसे विचार रखते हैं कि जाति पूछते हैं भाई तेरी जात क्या है, ये है वो है। ठीक है, आगे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इस टॉपिक से पढ़ने के बाद। ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं एक तरह से। बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? तो इसका आंसर आप दोगे, क्यों मना किया। ठीक है, सोच के देखिए। स्टेशन पर लोगों ने अंबेडकर और उसके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया। कैसे भेदभाव किया तो यह भाई आप समझ चुके हो किस तरह का भेदभाव किया गया। उन्हें गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। ठीक है, सभी उनसे दूर दूर हो रहे थे। आगे, महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया थी उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये आपके अपने शब्द हैं, आप खुद सोच के देखिए। अगर अंबेडकर की जगह आप होते तो आपको क्या उसके व्यवहार से अच्छा फील होता या बुरा फील होता। मेरे हिसाब से तो भी बहुत दुख होता मुझे तो। ठीक है, अब आप देख लीजिए आप कैसा होगा। आगे, क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रहों का अनुभव हुआ है। मतलब कहीं आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर आपके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह बने हुए हैं, तो वो आपको महसूस हो रहे हैं कि लोग मेरे बारे में कुछ अलग सोच रहे हैं। मैं इस तरह का इंसान हूँ, लेकिन मेरे बारे में जो आसपास की सोसाइटी है, लोग हैं, उनका व्यवहार ये दर्शा रहा है कि वो मेरे बारे में कुछ अलग सोच रहे हैं। ठीक है, या अपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है। मतलब आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा, किसी और का व्यवहार देखो भी किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उससे आपको कैसा महसूस हुआ, फिर वहाँ पर आपकी क्या फीलिंग रही वो आपको बतानी है। ठीक है, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस होते हैं बेटा क्वेश्चन, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, सोच के देखने, बस कोई लिखने नहीं है, कोई मेमोराइज नहीं करने, सिर्फ फील करने की ज़रूरत है और खुद से ये क्वेश्चन के जवाब देने की वो करनी है कोशिश। अगला टॉपिक जो होगा समानता के लिए संघर्ष। अब हमने असमानता तो देख ली कि इस देश में कैसे व्याप्त थी, अब समानता कैसे लाई जाती है, फिर उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, एक कड़ा संघर्ष जिसमें सभी को हिस्सा लेना होगा, सभी की सहयोग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो संघर्ष हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम कैसा हमारे देश में था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक अच्छे से रीडिंग करनी है, चीज़ों को अच्छे से समझना है, अंबेडकर की जो ये स्टोरी थी ये समझनी है, और उनके जीवन का जो छोटा सा एक परिचय दिया गया है, हल्का सा उनके बारे में बताया गया, वो भी आपको पढ़ना है। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।